नमस्कार, मैं हूं सर्वमित्र और हरियाणा विशेष में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा मुद्दा है एमपी एमएलए नहीं डाल सकेंगे वोट। कौन सा वोट हम आपको बताएंगे। इस वोट को हम राजनीतिक तौर पर भी देख सकते हैं। यह अधिकार भी पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की ओर से एमपी एमएलए को दिया गया था और अब इस अधिकार से वंचित भी पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने ही किया है। मामला नगर परिषद, नगर निगम और नगर पालिका के प्रधान और उप प्रधान के चुनाव और उन्हें हटाने से जुड़ा हुआ है। ज्यादातर लोगों को इस अधिकार के बारे में शायद पता ना हो कि नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका के प्रधान और उप प्रधान को चुनने और हटाने में एमपी एमएलए की भी भूमिका होती थी। वो भी हम आपको बताएंगे कि क्या अधिकार था जिसका अब एमपी एमएलए इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। तो एमपी एमएलए को नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका के प्रधान और उप प्रधान के चुनाव और उन्हें हटाने में वोट का जो अधिकार दे रखा था, हाईकोर्ट ने उन्हें इस अधिकार से वंचित कर दिया है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने एमपी एमएलए को एक अधिकार से वंचित कर दिया है। हाईकोर्ट की बड़ी खंडपीठ ने एमपी एमएलए को यह अधिकार दे रखा था। दरअसल एमपी एमएलए को नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका के प्रधान और उप प्रधान के चुनाव और उन्हें हटाने के समय वोट देने का अधिकार था। हालांकि सरकार की ओर से नहीं बल्कि हाईकोर्ट की बड़ी खंडपीठ की ओर से उन्हें ये अधिकार मिला हुआ था। लेकिन हाईकोर्ट के 5 जजों की खंडपीठ ने अब फैसला सुनाया है कि एमपी एमएलए नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका के प्रधान और उप प्रधान को हटाने के लिए अपना वोट नहीं डाल सकते। हाईकोर्ट का यह फैसला अंबाला जिले के नारायणगढ़ नगर पालिका के प्रधान संजीव कुमार वर्मा को हटाने से संबंधित एक मामले में सुनाया गया है। हाईकोर्ट के इस फैसले का भविष्य में प्रदेश की नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिकाओं के प्रधान और उप प्रधान को राजनीतिक तौर पर हटाने के प्रयास को झटका लग जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट एवं तहलका, हरियाणा। तो पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के 5 जजों की खंडपीठ का यह फैसला है कि अब एमपी एमएलए जो नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद के प्रधान को चुनने और हटाने का जो एक वोट उनको दिया गया था, अब ऐसा नहीं होगा। ये हाईकोर्ट का फैसला है। पहले ये अधिकार हाईकोर्ट की ओर से ही उन्हें दिया गया था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मामला था, एक मामले से संबंधित ये फैसला सुनाया गया है। मामला नारायणगढ़ के प्रधान को हटाने से संबंधित था। उसको लेकर ये हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है। बहुत सारे लोगों को शायद ये पता नहीं होता कि जो ये चुनाव होता है प्रधान का और उप प्रधान का, उसमें एमपी एमएलए का भी वोट होता है। उनको चुनने और उनको हटाने में एक भूमिका होती है, जिसका पहले भी राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल होता रहा है। लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि हाईकोर्ट ने यह फैसला सुना दिया है कि अब वो वोट नहीं डाल सकेंगे। जो भी एमपी और एमएलए, मौजूदा एमपी एमएलए होंगे, वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। इसको विस्तार से हम बताएंगे कि क्या फैसला आया है आज हाईकोर्ट का और उस पर क्या रिएक्शन है, पहले कैसे होता था जो अब नहीं हो पाएगा। ये सब विस्तार से हम चर्चा भी करेंगे। और इस चर्चा में जो मेहमान मेरे साथ आज मौजूद हैं, मैं आपको बता दूं, मेरे साथ विशाल सेठ साहब जुड़ेंगे जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। मेरे साथ रविंदर रावल जी मौजूद हैं जो कि एडवोकेट भी हैं और साथ में पूर्व प्रधान रहे हैं नगर परिषद पंचकुला के। मेरे साथ संत कुमार जी फोन लाइन पर जुड़े हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। मेरे साथ निशांत सिंह जी जो कि नैलो के प्रवक्ता हैं, वो भी फोन लाइन पर मौजूद रहेंगे। और डॉक्टर सुरेंद्र धीमान जी मेरे साथ मौजूद रहेंगे, कार्यकारी संपादक एवं तहलका, हरियाणा के। चर्चा करेंगे हम कि ये जो पहले अधिकार या जो पहले वोट का अधिकार था, किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता था और जो अब नहीं कर पाएंगे, इस पर चर्चा करेंगे।
सबसे पहले डॉक्टर सुरेंद्र धीमान जी आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि आपके पास वो फैसला है, फैसले की कॉपी है जो आया है हाईकोर्ट की ओर से। आपसे जानना चाहते हैं और दर्शकों को भी बताना चाहते हैं कि किस तरीके का पहले ये अधिकार था जो अब हाईकोर्ट ने इनको वंचित कर दिया इस अधिकार से। सर मित्र जी, प्रदेश की जितनी भी नगर पालिकाएं और नगर परिषद हैं जी, और इवन के नगर निगम हैं, ये नगर निगम का एक्ट अलग है, नगर पालिका और नगर परिषद का एक्ट अलग है जी। इसमें प्रावधान किया हुआ था कि जो एमपी, जिस एरिया का एमपी है, उस एरिया में जितनी भी नगर पालिका या नगर निगम या नगर परिषद हैं, उनके वो एक निर्वाचित एमपी के नाते भी उसके एक वो मेंबर होंगे उस नगर परिषद के, नगर निकाय के। और जो एमएलए जो उसकी कंस्टिट्यूएंसी में नगर निगम या नगर परिषद या नगर पालिका है, वो एमएलए भी उसका एक मेंबर रहेगा जी। नगर निगम के चुनाव, मेयर या सीनियर डिप्टी मेयर या मेयर के चुनाव में तो वो भाग नहीं ले सकते थे वोट डालने के लिए, लेकिन नगर परिषद नगर पालिका में ये प्रावधान कर रखा है कि उनको वोट डाल सकते थे, उनको बनाने के लिए भी, और वो उनको नो कॉन्फिडेंस मोशन के जब उनको हटाते थे उनके लिए भी वो डाल सकते थे जी। लेकिन इसमें बहुत सारे परिवर्तन होते रहे। अंतिम जो परिवर्तन था, जो हाई कोर्ट में जिस फैसले के ऊपर हम बात कर रहे हैं, ये फैसला आया है नारायणगढ़ की नगर पालिका के जो प्रधान संजीव कुमार वर्मा जी, उनको 21 जून 2010 को चुना गया था जब उनका नोटिफिकेशन हुआ था। नोटिफिकेशन से चुना जाना माना जाता है, ठीक है। और 3 अगस्त 2012 को उनको नो कॉन्फिडेंस मोशन लाके उनको हटा दिया गया जी। नियम ये था कि जो मेंबर हैं, इलेक्टेड मेंबर हैं, उसका 2/3 मेंबर अगर प्रधान के खिलाफ या उपप्रधान के खिलाफ हों तो उसको हटाया जा सकता है, ठीक है। 13 इलेक्टेड मेंबर थे जो चुने, 13 वार्डों से 13 पार्षद नगर पालिका नारायणगढ़ में चुने हुए थे, और जिसमें एक एमपी और एक एमएलए वो उसके मेंबर थे, ठीक है। तो उनका ये दलील थी कि 9 पार्षद थे, वो 9 पार्षद वहां पर इकट्ठे हुए नो कॉन्फिडेंस मोशन में, और उन्होंने पास कर दिया, ठीक है। और जो ऑफिसर था उन्होंने कहा कि ये क्योंकि 2/3 हो चुके हैं, 2/3 हो चुके हैं, और उस 2/3 की वजह से इनको हटा दिया जाता है जी। वो हाई कोर्ट चले गए, ठीक है। और ये कहा क्योंकि 13 इलेक्टेड और 2 नॉमिनेटेड जो एमपी और एमएलए थे, उनके समेत मिला के इस नगर पालिका की पार्षदों की संख्या 15 हो गई है, ठीक है। और 15 का 2/3 10 बनता है, और मेंबर क्योंकि 9 आए थे, ठीक है, इसलिए मुझे गलत हटाया गया। अच्छा। वो जो हाई कोर्ट गए तो हाई कोर्ट में एक सिंगल जज की जो खंडपीठ थी, उन्होंने उनके हटाने के फैसले को बरकरार रखा और ये कहा कि ये केवल इलेक्टेड जो मेंबर्स हैं 13, उनका 2/3 ये बनता है 9, और इसलिए ये आपको ठीक हटाया गया। अच्छा। वो अपील में चले गए हाई कोर्ट में, ठीक है। अपील में 2 जजों की खंडपीठ के जब सामने ये मामला आया तो उन्होंने कहा कि ये तो एक संवैधानिक मामला है और इसको बड़ी बेंच के, लार्जर बेंच के पास ये ले जाया जाए, ठीक है। और उन्होंने 2-3 इशू उसमें रखे, मैं अगली दफा में बताऊंगा वो 2-3 इशू क्या थे, ठीक है। उस इशू में उन्होंने कहा कि ये क्योंकि बड़ी बेंच है, बड़ी बेंच इसका फैसला करे, और अल्टीमेटली ये फुल बेंच 5 जजों की खंडपीठ के सामने ये मामला गया, ठीक है। उन 5 जजों की खंडपीठ के सामने भी एक और फैसला था, ठीक है, वो भी बड़ी बेंच का था, फुल बेंच का, जैसे जिसका आपने उल्लेख किया है, ठीक है। उस फैसले में जो पहले वाला फैसला था उसमें इन एमपी और एमएलए को अधिकार दे रखा था, और आज जो 5 जजों की खंडपीठ का फुल बेंच का फैसला आया पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का, जिसका इम्प्लीकेशन पूरे देश में पड़ सकता है, ठीक है, हरियाणा पंजाब के साथ साथ, बिल्कुल, क्योंकि इसका एक आधार बन सकता है, बिल्कुल, अगर ये सुप्रीम कोर्ट में जाके ये स्टैंड कर जाए तो, ठीक है। तो उसमें यह फैसला है कि पहली जो बेंच का फैसला था, उनको जो अधिकार दिया हुआ था उनको चुनाव करने का भी और उनको हटाने का भी, ठीक है, वो ओवर रूल करते हैं, उसको खत्म किया जाता है और केवल इलेक्टेड मेंबर ही इसमें भाग ले सकते हैं। ओके, ये एक बड़ा फैसला है। और जो इसका अगर राजनीतिक पहलू अगर आप देखें, हाँ, जैसे हरियाणा में, एक उदाहरण के तौर पर मैं बता रहा हूं, ये खाली इसको अन्यथा ना लिया जाए, जैसे अभी 2014 में हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनी है, ठीक है, 47 एमएलए बने हैं बीजेपी के, हाँ, कांग्रेस और आईएनएलडी और शिरोमणि अकाली दल उनके बने हैं, हाँ, जो बाकी हैं। लेकिन जो नगर पालिका या नगर निगमों के या नगर परिषदों के जो चुनाव हुए थे, हाँ, वो कांग्रेस राज में हुए थे, ठीक है। कांग्रेस राज में जो प्रधान या उपप्रधान अगर बने हैं, तकरीबन सारा नहीं तो तकरीबन रूलिंग पार्टी के ही समर्थक बन जाते हैं, ठीक है। जैसी ही सरकार बदलती है तो मेंबर जो उस, क्योंकि कमेटी के मेंबर एमपी और एमएलए बन जाते हैं, बिल्कुल, और इस वक्त एमपी भी बीजेपी के ज्यादा हैं, एमएलए भी ज्यादा हैं,
तो उनको हटाने का एक तरीका शुरू कर दिया जाता है। 2/3 जो मेंबर हैं वो हटा सकते हैं, नो कॉन्फिडेंस मोशन ला सकते हैं। ठीक है। और उसमें ये एमपी और एमएलए भाग लेके वो संख्या को पलटी कई बार करवा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके राजनीतिक मायने हैं। हाँ, बिल्कुल। अब वो शायद ना कर पाए। बिल्कुल, तो राजनीतिक मायने बहुत हैं, 2 वोट बहुत अहम रखते हैं कि यहां पर 2 वोट अगर सरकार के हैं, सरकार दूसरे कोई पार्टी का कोई है वहां पर प्रधान उप्रधान, तो वो उसको बदल भी सकते हैं। रविंदर रावल साहब हमारे साथ हैं, पूर्व में प्रधान रहे हैं नगर परिषद पंचकुला के, एडवोकेट भी हैं, नेता भी हैं। रविंदर रावल साहब, आपके पास आता हूं, आप किस तरीके से देखते हैं इस फैसले को? पहले मतलब जो अधिकार मिले हुए थे एमपी एमएलए को, अब वो नहीं रहेंगे, तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं, राजनीतिक दृष्टि से भी और ओवरऑल दृष्टि से भी? देखिए सर्वमित्र जी, जैसे आपने शुरुआत की, डॉक्टर साहब ने कहा, ये जो अधिकार मैं आपको अमेंड कर रहा हूं उसमें, हाँ, कि आपने कहा कि ये हाई कोर्ट ने अधिकार दिया था, ये हाई कोर्ट ने अधिकार नहीं दिया था। ये अधिकार जो आया है वोटिंग का, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन संविधान से आया। ठीक है। संविधान में 74 अमेंडमेंट जब हुई और उसमें सेक्शन 243 जो आर्टिकल है, उसमें जो चेंज लाया गया आर्टिकल 243, उसमें प्रावधान किया गया, ठीक है, कि जो वार्ड से चुने हुए एमसीओ के अतिरिक्त 4 कैटेगरी के लोग और मेंबर बनाए जाएंगे। ठीक है। उसने पहली कैटेगरी रखी द पर्सन हैविंग स्पेशल नॉलेज, ठीक है, इन म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन, मीनिंग बाई जो समाज के लोग होंगे जिनको म्युनिसिपल प्रशासन की नॉलेज होगी, उनको मेंबर बनाया जाएगा। ठीक है। जहां तक नगर निगम में वो उनकी संख्या 3 होगी, नगर परिषद में 3 होगी, लेकिन जहां छोटी कमेटियां हैं, हाँ, उनमें उनकी संख्या 2 रखी गई। ठीक है। सेकंड कैटेगरी में उसमें रखा गया कि एमपी एंड एमएलए इलेक्टेड फ्रॉम द लार्जर कंस्टिट्यूएंसी, जो एमपी और एमएलए होंगे जो बड़े कंस्टिट्यूएंसी चुने हुए हैं, वो भी उनके मेंबर बनाए जाएंगे। ठीक है। थर्ड कैटेगरी में उन्होंने रखा कि एमएलसी, जहां हमारे हरियाणा में नहीं है, बाकी कई जगह जो एमएलसी लेजिस्लेटिव काउंसिल है, उनके जो सदस्य होंगे वो भी मेंबर होंगे। ठीक है। तो 3-4 कैटेगरी संविधान ने बनाई। ठीक है। संविधान ने साथ में प्रोवाइजो डाल दिया, 243R में प्रोवाइजो डाल दिया कि जो पर्सन nominated in the clause 1 shall not have the voting right। जो clause 1 मीनिंग बाई जो पर्सन स्पेशल नॉलेज वाले होंगे, उनको वोटिंग राइट नहीं दिया जाएगा। ठीक है। लेकिन जो बाकी कैटेगरीज हैं, 2, 3, 4, उनके लिए उन्होंने खुला छोड़ दिया कि स्टेट कैन मेक द रूल्स। ठीक है। मीनिंग बाई सुप्रीम जो कॉन्स्टिट्यूशन संविधान ने पावर दे दी, उन्हें प्रोवाइजो लगा दिया, बार लगा दिया, जिसके लिए लगाना था उनको वोटिंग राइट नहीं होगा, मीनिंग बाई बाकी सबको वोटिंग राइट। ठीक है। अकॉर्डिंगली हरियाणा ने, मैं हरियाणा की बात हम कर रहे हैं, तो हरियाणा ने सेक्शन 9 है हमारे कंपोजिशन ऑफ म्युनिसिपैलिटीज। ठीक है। कंपोजिशन ऑफ म्युनिसिपैलिटीज में सेक्शन 9 में हरियाणा सरकार ने, दीदन सरकार ने, जब ये 92-93 में ये चीजें अमेंडमेंट आई, ठीक है, उन्होंने प्रावधान कर दिया कि इन लोगों को वोटिंग राइट, ये कैटेगरीज, ये मेंबर ऐसे होंगी कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट के अनुसार, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा ये मेंबर बनाए जाएंगे, तो उन्होंने वो प्रावधान सेक्शन 9 में डाल दिए। ठीक है। बाद में एक अमेंडमेंट के द्वारा उनसे वोटिंग राइट ले लिया गया। ठीक है। एक हिसार नगर पालिका केस माननीय उच्च न्यायालय के सामने आया, तो वहां फुल बेंच में ये कृष्ण कुमार सिंगला केस था, उसमें ये फैसला हुआ कि आप ये चीजें, इनसे वोटिंग राइट सरकार वापस नहीं ले सकती, बिकॉज ये अल्ट्रा वायलेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। तो उस फुल बेंच के जजमेंट ने, राहुल साहब के बीच में मैंने करते हुए ये कंटिन्यू करेंगे। ये जो प्रावधान था जो आपने कहा था, और जो राहुल साहब ने बताया, ये वो जो राइट, वोटिंग राइट सरकार ने लिया था, ये उस फुल बेंच ने इनको दिया था। ठीक है। इसलिए आपने ये कहा कि ये हाई कोर्ट नहीं, हाई कोर्ट ने, मैं क्लैरिफाई कर उसी पर कि वो हाई कोर्ट ने, फुल बेंच हाई कोर्ट ने वो रेस्टोर का हरियाणा गवर्नमेंट के उस फैसले को रद्द करते हुए कहा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन की भावना के खिलाफ है, सो इनका वोटिंग राइट रेस्टोर किया जाता है। जी बिल्कुल। उसके बाद फिर एक बार ये मामला आया, तो फिर ये वापस ले लिया गया अधिकार। तो जो अब मौजूदा मामला जहां तक है, उसके बाद फिर अमेंडमेंट आई, अमेंडमेंट ने दोबारा रेस्टोर कर दिया गया, राइट, वोटिंग राइट रेस्टोर हो गया, 2005-2006 में रेस्टोर कर दिया। ठीक है। जो अब प्रेजेंट मामले की बात अभी जैसे डॉक्टर साहब कर रहे थे, प्रेजेंट मामले में भी ये बात आई, मैंने भी डिटेल जजमेंट देखी ये, कि वहां ये जो प्रावधान संविधान में दिया गया है, हरियाणा म्युनिसिपल एक्ट 1973 में दिया गया है, अकॉर्डिंगली जो संजीव कुमार वर्मा केस बेंच के पास, सिंगल बेंच के पास है, देन डबल बेंच में गया, तो उसके बाद ये संवैधानिक, ये 5 बेंच फुल बेंच के पास ये मामला आया, तो उन्होंने जो इंटरप्रिटेशन की है, वहां जो इंटरप्रिटेशन उन्होंने की है, उसमें एक चीज की इंटरप्रिटेशन जो जितना हम समझ पाए, विद ड्यू अटमोस्ट रिगार्ड फॉर द हाई कोर्ट जजमेंट, ठीक है, हम उसकी जजमेंट पे, उनकी जजमेंट पे कोई कमेंट नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो प्रावधान रहे हैं, प्रावधान में ये कि इलेक्टेड मेंबर्स, जो सेक्शन 21 है, सेक्शन 21 में नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जा सकता है,
उसमें प्रावधान दिया है कि सेक्शन 21 नो कॉन्फिडेंस मोशन जो लाया जाएगा रूल 72B के अकॉर्डिंगली उस पर फैसला लिया जाएगा। ठीक है। रूल सेक्शन 21 कहता है कि 2/3 ऑफ द इलेक्टेड मेंबर्स। ठीक है। रूल 72 से कि टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द कमेटी। तो उनको इंटरप्रेट किया और हाईकोर्ट ने ये इंटरप्रेट किया है कि एमएलए और एमपी उसके इलेक्टेड मेंबर नहीं माने जाएंगे और इसके बड़े जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा बड़ा राजनीतिक प्रभाव आने वाला है। इन्हें पीछे की बात की, अभी हरियाणा में 2015 में लगभग 50 म्युनिसिपलिटी चुनाव ड्यू है और उनके प्रधान जब बनाने का समय आएगा तो तब ये इन 2 वोटों की बड़ी एक अहमियत रहेगी, बड़ा राजनीतिक प्रभाव। बिल्कुल, थोड़ा सा टेक्निकल ये विषय है और हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं अपने दर्शकों को भी कि क्या क्या इसमें है, पहले होता था और क्या क्या होगा। ये जो डिसीजन आया हाईकोर्ट का उसके बाद होगा। संत कुमार जी हमारे साथ बने हुए हैं। संत कुमार जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। संत कुमार जी, आपको पता चल गया क्या डिसीजन आया है हाईकोर्ट का, 5 जजों की खंडपीठ का यह फैसला है। आप किस तरीके से देखते हैं, पहले जो अधिकार एमपी एमएलए को मिला हुआ था वो 2 वोट की बहुत अहमियत होती थी, लेकिन वो अब नहीं रहेगी। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल फुल बेंच का फैसला है। संत कुमार जी जी जी, ये कॉन्स्टिट्यूशन की फुल बेंच का फैसला है हाईकोर्ट का। हाँ जी। और इस फैसले का हमें ऑनर करना चाहिए। इसमें जो सरकार बदलने के बाद विधायक और मेंबर पार्लियामेंट बदल जाते थे और वो सारी व्यवस्था चेंज होने की वजह से चेयरमैन को बदलने के लिए वो वोटों का असर पड़ता था, तो वो राजनीति में कोई बहुत बढ़िया चीज नहीं थी। ठीक है। इसलिए मैं तो इसको ये जो फैसला है, इस फैसले का बधाई देता हूँ हाईकोर्ट को। ठीक है। एक हरियाणा के अंदर नहीं, तमाम जगह एक स्थायित्व आएगा। ठीक है। एक स्थायित्व आएगा म्यूनिसिपल कमेटीज के अंदर और उसमें आप ठीक तरीके से ये लोग अपना काम कर सकेंगे चेयरमैन। ठीक है। अब तो इनके ऊपर एक तलवार लटकती थी कि मेंबर सरकार बदलते ही एमएलए बदल गए, एमपी बदल गए और फौरी तौर पे चेयरमैन को बदलने का काम सबसे पहला काम यही होता था। ठीक है। तो इस फैसले का बड़े दूरगामी असर होंगे और ये एक अच्छा फैसला, हाईकोर्ट ने अच्छा फैसला दिया है और इससे हमारे जो नागरिक प्रशासन है म्युनिसिपल कमेटीज का, उसके ऊपर अच्छा असर पड़ेगा, गलत नहीं होगा। ठीक है, चलिए, तो राजनीतिक बहुत मायने हैं इस फैसले के। जो आज फैसला मतलब हाईकोर्ट का आया है उसमें बहुत सारे मायने हैं, क्या असर पड़ेगा वो भी हम बता रहे हैं। हमारे जो नेता जुड़े हुए हैं हमारे साथ वो भी बता रहे हैं कि क्या फर्क पड़ेगा। हमारे साथ निशांत सिंह जी भी जुड़े हुए हैं। निशांत सिंह जी नैलो के प्रवक्ता हैं, फोनलाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं, एमएलए रहे हैं पूर्व में। निशांत सिंह जी, आप किस तरीके से देखते हैं इस फैसले को कि ये जो एमपी और एमएलए को वोट मिला हुआ था प्रधान और उप प्रधान को के चुनाव में और उनको हटाने में बहुत बड़ी ये अहमियत रखता है एक वोट, जिसके माध्यम से फैसले पलटे भी गए। जिस तरीके से शायद आपकी भी एक नेता पंचकुला से वो भी एक मामला सामने आया था। जी देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि जो फैसला अभी फुल बेंच का आया माननीय हाई कोर्ट का, जी, वो दुरुस्त है। जब आप लोगों ने म्यूनिसिपैलिटी के वार्ड्स बना करके एक संख्या रख दी कि ये लोग यहाँ से इलेक्ट होंगे, बिल्कुल, और जैसे राहुल साहब कह रहे थे उसके बाद प्रभावशाली लोग कह लो या गवर्नमेंट के लोग कह लो, वहां के एमएलए कह लो, कि वो कुछ लोगों को, जैसे राज्यसभा में एक प्रावधान है, वो साइंटिस्ट हो, कोई सेलिब्रिटीज हो, कोई और लोग हो, उनको राज्यसभा में मेंबर बनाया जाता है। इस तरीके से कुछ लोगों को, ये मानता हूं मैं कि एक्सपीरियंस एंड जो लोग होते हैं या उनके चहेते होते हैं, उनको नॉमिनेट किया जाता है। बिल्कुल। और देन क्या जरूरत रहेगी उसके बाद कि एमएलए और एमपी को वोट का राइट हो। सिर्फ ये है कि उसका दुरुपयोग होता था। एमएलए एमपी, मैं भी एक पॉलिटिकल पार्टी का बंदा हूं, और वो लोग अपनी सुविधा के लिए किसको चेयरमैन रखना है किसको नहीं रखना है वो अपने उस वोट का इस्तेमाल करते थे। तो वैसे भी हमें, मैं तो ये मान के चलूंगा, हमें संविधान में विश्वास है, हम आदर करते हैं माननीय हाई कोर्ट का कि जो फुल बेंच ने एक फैसला लिया है वो दुरुस्त लिया है, उसका सबको मान सम्मान करना चाहिए। ठीक है, तो मानना चाहिए, क्योंकि इसमें अगर उस पूरी म्यूनिसिपैलिटी के एरिया की, उस शहर की, उस कस्बे की भलाई की बात है, कहीं कहीं उनकी वर्किंग की बात है, विकास की बात है, तो जितने लोग इलेक्ट हुए हैं जी, और देन जो नॉमिनेटेड लोग हैं वो मिलकर के एक बोर्ड
मेंबर ऑफ बोर्ड, जितने भी डायरेक्टर ऑफ बोर्ड है, वो लोग उसको चला रहे हैं, उसकी अपनी जितनी भी जरूरतें पूरी कर रहे हैं, लोगों का विकास कर रहे हैं, लोगों की काम कर रहे हैं जी। तो फिर वो दो लोग उनको डिस्टर्ब करने के लिए वहां ये मान के चलें कि मेंबर पार्लियामेंट के उसकी पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में जितनी भी नगर पालिकाएं हैं, नगर परिषद हैं, हाँ, वहां वो जाकर के अपनी मर्जी से सरकारी दबाव या कुछ भी बना करके अपने वोट का इस्तेमाल करें या उनको डिस्टर्ब करें उस सारे सिस्टम को, जो हाई कोर्ट ने किया है, माननीय हाई कोर्ट ने, मैं समझता हूँ ठीक किया है। ठीक है। और ये इसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इस तरीके का नहीं होना चाहिए कि आम जनता ने, आम लोगों ने जिन लोगों को इलेक्ट किया है, बना करके उस बोर्ड के मेंबर भेजा है, जिनमें विश्वास व्यक्त किया है, उसको डिस्टर्ब करने के लिए कोई और व्यक्ति आए। मेंबर पार्लियामेंट अपने पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी को देखे, ठीक है, एमएलए अपनी पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी को देखे, लेकिन जो नगर पालिका, नगर परिषद के लोग हैं, उनको अपना काम करने दें। ठीक है, तो ये मान के चलता हूं कि फैसला दुरुस्त है। ठीक है, चलिए, राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, ये कुल मिलाकर कांग्रेस के प्रवक्ता ने भी कहा है और इनेलो के प्रवक्ता ने भी कहा है। विशाल सेठ जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, भाजपा के प्रवक्ता हैं। विशाल सेठ जी, किस तरीके से देखते हैं, हालांकि राजनीतिक तौर पर, क्योंकि आपकी सरकार पहली बार पूर्ण बहुमत के साथ आई है और हो सकता है इससे आप भी फायदा उठा सकते थे, आपकी पार्टी भी फायदा उठा सकती थी, लेकिन अब ये वोट का अधिकार एमपी एमएलए के पास नहीं रहेगा, आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए जी, ये जो फुल बेंच ने जो ये फैसला दिया है, इसका हम बहुत स्वागत करते हैं। ये बहुत ही सराहनीय फैसला है। देखो, एक सरकार अलग अलग स्टेप्स पर बनती है। एक हमारे देश के अंदर, केंद्र के अंदर कोई सरकार होती है और कई बार हम एक प्रांत स्तर के ऊपर दूसरी सरकार होती है। बिल्कुल। अगर हम इसी फॉर्मूले को कहीं गलती से ऊपर ले जाएं, तो जो उस स्टेट के इलेक्टेड एमपीज हैं, अगर उनको विधानसभा में आप ले जाके वोटिंग करवाना शुरू करोगे, तो वो जो मैंडेट स्टेट के लिए दिया वो बदल जाएगा। इसी प्रकार से जो ये नगर पालिका और नगर परिषद के अंदर भी जो जनता का मैंडेट है, उस मैंडेट को बदलने, और एक या दो वोटों से हमेशा अक्सर होते हैं, अधिकतर फैसले एक या दो वोट से होते हैं, क्योंकि सारे टोटल स्ट्रेंथ ही बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं। तो उस मैंडेट को बिल्कुल पलट देना, और मान लीजिए एक मैंडेट दिया एक नगर पालिका के लिए या नगर परिषद के लिए, और ऊपर विधानसभा में सरकार बदल गई, एमएलए बदल गए। हाँ। एक नगर पालिका में मान लीजिए 2 एमएलए हैं, तो तुरंत अगर वो दोनों एमएलए हार के दूसरी पार्टी के आ गए, तो आपने तो जनता ने जो मैंडेट दिया था, हाँ, वो विधानसभा के लिए जो मैंडेट दिया वो उसको बदल देती थी। तो ये एक उचित बात नहीं थी और इसका हम बहुत स्वागत करते हैं। ठीक है, मतलब राजनीतिक तौर पर भी सभी पार्टियां कुल मिलाकर ये कह रही हैं, पीछे चाहे जो भी हुआ हो, लेकिन कुल मिलाकर आगे से जो राजनीतिक लोग हैं वो यही कह रहे हैं कि बहुत अच्छा ये फैसला है, ऐसा नहीं होना चाहिए। डॉक्टर धीमान साहब, आपके पास आना चाहूंगा। डॉक्टर धीमान साहब, जो पीछे हो चुका है, थोड़ा सा उसके बारे में भी जानना चाहेंगे कि ये जो मामला है, इसमें ये मामला चला गया, लेकिन उससे पहले क्या कोई ऐसा मामला आया था कि इन 2 वोटों की वजह से किसी को अपना पद गंवाना पड़ा हो? देखिए, 2 बातें मैं इसको, ये अभी दूसरी साइड का पक्ष था, मैं दूसरी साइड में लेके जाता हूं। ठीक है। नारायणगढ़ नगर पालिका का जो ये मामला है, इसमें क्योंकि एमपी और एमएलए ने भाग नहीं लिया था, ठीक है, केवल इलेक्टेड मेंबर्स के 9 निर्वाचित पार्षद 13 में से 9 पहुंचे थे और उन्होंने प्रधान को हटा दिया था। हाँ। उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया था, तब ये हाई कोर्ट में पहुंचा। ठीक है, ये हाई कोर्ट में ये पहुंचा कि एमपी एमएलए को भी काउंट किया जाना चाहिए था, उन 15 मेंबर्स माना जाना चाहिए था। हाँ। और 15 का 2/3 माना जाना चाहिए था। ठीक है। लेकिन अगर ये केस किसी दूसरे उसमें होता कि एमपी एमएलए भाग लेते, ठीक है, 15 के 15 भाग लेते और 15 में से अगर ये 10 पारित हो जाते वहां, हाँ, एमपी एमएलए के वो 2 वोट और 8 निर्वाचित पार्षद होते, वो 10 पार्षद उसका पास कर देते, तो फिर हाई कोर्ट में जाता कि एमपी एमएलए तो हमारे इलेक्टेड मेंबर नहीं है, इनको राइट वोटिंग का नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो ये दोनों पक्ष थे। हाँ, बिल्कुल। अब इशू ये था कि जब ये सिंगल बेंच ने इसको सही ठहराया और डबल बेंच में गया, तो डबल बेंच ने लार्जर बेंच को, फुल बेंच को जब रेफर किया, उन्होंने कहा कि पहले ही इसमें फुल बेंच ने एक फैसला ले रखा है, ठीक है, इनको वोट का अधिकार दे रखा है एमपी एमएलए को। लेकिन जब उस फुल बेंच ने ये फैसला सुनाया था, तो उनके सामने कुछ तथ्य नहीं रखे गए थे। ठीक है। इसलिए उस तथ्य को भी सामने रखा जाए और 3 सवाल भेजे कि फुल बेंच हमें इन 3 सवालों का जवाब भेजे, ठीक है, जिसका ये फैसला है। वो 3 सवाल क्या थे? वो 3 सवाल थे कि क्या डिसाइडिंग करने के लिए, फैसला करने के लिए मेंबरशिप जो सदस्य हैं उसमें इनकी कुल संख्या मानी जानी चाहिए। मतलब जैसे
कि नारायणगढ़ में 13 इलेक्टेड मेंबर थे, क्या वहां पर इनकी मिला के 15 मेंबर माने जाने चाहिए? जो हाउस है, जो मेंबर है, कि 2/3 सदस्यों का 2/3 हो, तो क्या उस 2/3 में इनको सदस्य माना जाना चाहिए? एक तो ये सवाल के, इसका सवाल का जवाब हमें दिया जाए, ला पॉइंट बना के भेजा। ठीक है। दूसरा, क्या इनको एक निर्वाचित मेंबर माना जाना चाहिए? निर्वाचित मेंबर का मतलब कि जो वार्ड 13 थे, 13 वार्ड से एक पार्षद बन गया, एमपी एमएलए भी क्या उनका निर्वाचित मेंबर माना जाना चाहिए? नंबर 3, एक इसका सवाल का जवाब भेजना था। नंबर 3 था, क्या एमपी, अगर कोई एक पार्षद एमपी या एमएलए बन जाता है, तो क्या वो नगर परिषद का या नगर पालिका का भी मेंबर रह सकता है? ठीक है। या वो मेंबर पार्लियामेंट या मेंबर असेंबली भी रह सकता है? इन 3 का जवाब आज हाई कोर्ट की फुल बेंच ने दिया। तीनों का क्या जवाब दिया? ठीक है। और वो फिर वापस उस डबल बेंच को भेज दिया जो अपील पेंडिंग है, कि अब फैसला वो सुनाएंगे नारायणगढ़ वाले। इन्होंने बड़ा फैसला दिया तीनों सवालों का। उन्होंने कहा कि जब कुल संख्या गणना की जाएगी किसी भी नगर निकाय की, उसमें केवल उन वार्डों से निर्वाचित पार्षदों की संख्या काउंट की जाएगी, एमपी और एमएलए को उसमें काउंट नहीं किया जाएगा। ठीक है। एक तो ये क्लियर कर दिया। ठीक है। दूसरा सवाल पूछा था कि क्या ये निर्वाचित मेंबर हैं? उन्होंने कहा नहीं, इनको इलेक्टेड मेंबर नहीं माना जाएगा, केवल इलेक्टेड मेंबर उन्हीं को माना जाएगा जो सीधे वार्डों से निर्वाचित कराए हैं। तीसरा सवाल था कि क्या इन दोनों सदस्य, दोनों हाउसेज का सदस्य रह सकता है, कि एमपी भी बन जाए या एमएलए बन जाए और पार्षद भी बन जाए? तो हाई कोर्ट ने कहा नहीं हो सकता। वो एक व्यक्ति एक ही समय में एक सदस्य एक हाउस का रह सकता है। अगर कोई पार्षद, निर्वाचित पार्षद एमपी एमएलए बन गया अपनी क्षेत्र का, तो वो उसका मेंबर नहीं बन सकता है। ठीक है। हालांकि वो नॉमिनेट के हिसाब से बन सकता है, लेकिन ये कहा नहीं, कोई मेंबर हो ही नहीं सकता। ठीक है। तो ये 3 क्राइटेरिया करके फिर कहा कि आप अब जो अपील जिसके पास डबल बेंच का पेंडिंग है, ठीक है, कि अब आप अपना फैसला कर सुनाते हैं। ठीक है, बिल्कुल। तो ये एक नया फैसला, ये तथ्यात्मक बातें थी, जानकारी। बिल्कुल बिल्कुल। तो 3 सवाल पूछे गए थे, उनके क्या जवाब वो भी बताए गए कि नहीं के तौर पर, कि नहीं हो सकता ऐसा। इन सब पर गौर से आगे भी चर्चा करेंगे, लेकिन यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है दोस्तों। हम चर्चा कर रहे हैं एमपी एमएलए अब वोट नहीं डाल सकेंगे। कौन सा वोट, वो हम आपको बता भी रहे हैं। बहुत सारे लोगों को नहीं पता, लेकिन हम बता रहे हैं कि जब नगर परिषद, नगर पालिका के प्रधान उप प्रधान के चुनाव और उनको हटाने की बात होती है, तो इनका एक एक वोट होता है, बहुत अहमियत होती है उसकी। वो अब नहीं डाल पाएंगे। हाई कोर्ट का ये 5 जजों की खंडपीठ का फैसला है। रविंद्र रावल साहब आपके पास आते हैं। रावल साहब, ये मामला, उस मामले से संबंधित एक नया फैसला आ गया, तो मतलब ये नया फैसला तो आ गया, लेकिन जो वो प्रधान था जिसको हटाने के बारे में ये मामला चल रहा है, वो भी फैसला आना बाकी है कुल मिलाकर। जी देखिए, जहां तक पहले भी हम इसमें डिस्कस कर रहे थे, ये सारा मामला संविधान की आर्टिकल 243 आर से शुरू हुआ। ठीक है। वहां कुछ 3-4 तरह के, मैंने पहले ही बताया, नॉमिनेशन की सिस्टम उन्होंने संविधान में प्रोवाइड किया कि एमएलए एमपीज होंगे, स्पेशल नॉलेज पर्सन हैविंग स्पेशल नॉलेज वाले होंगे। वो चीजें हरियाणा के म्युनिसिपल एक्ट सेक्शन 9 में आई। जब डॉक्टर साहब भी कह रहे थे, जो नारायणगढ़ का केस था, पर्टिकुलर वहां केस था, एमएलए एमपी ने वहां वोट नहीं डाला, मीटिंग में भी नहीं आए वोट। लेकिन वहां क्वेश्चन ये रेज हुआ कि वो क्या उनकी संख्या 15 में काउंट होनी थी, 13 से 15 काउंट होनी थी कि नहीं होनी थी। ऑल्दो हाई कोर्ट ने, फुल बेंच ने इंटरप्रिटेशन दी, और अपनी जो पहली फुल बेंच थी 3 जजों की, कृष्ण कुमार सिंगला केस में जाके उसके कंट्रेरी हेल्ड किया है। और मैं आप आज को कहना चाहूंगा कि इस जजमेंट का संवैधानिक रूप से और स्टेट के जो एक्ट हैं उनको काफी बदलाव हमें स्टेट एक्ट में उसमें आना पड़ेगा। जजमेंट अगर ये चैलेंज एज डी जजमेंट रहती है, जो आज वैलिड जजमेंट है, हम सबने स्वागत किया उसका, लेकिन अगर ये जजमेंट, क्योंकि कोई जजमेंट तब तक फाइनल, अगर वो सुप्रीम कोर्ट कोई, उसको मुझे नहीं पता दे विल मूव टू सुप्रीम कोर्ट आर नॉट, लेकिन अगर वो सुप्रीम कोर्ट जाती है, संवैधानिक पक्ष इसमें देखा जाएगा कि संविधान का प्रावधान क्या है, स्टेट एक्ट क्या है, और माननीय फुल बेंच ने क्या ऑन किया है, उसके बाद ये सारी चीजें निकल के आएंगी। अगर ये जजमेंट एज डी रहती है, जो मैं आज हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, अगर एज डी रहती है, तो इसका राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में और स्टेट उस पर बड़ा असर पड़ेगा। ठीक है, संत कुमार जी आपके पास आते हैं। संत कुमार जी, बिल्कुल आप कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, जो चुनकर आए हैं पार्षद उन्हीं के आधार पर फैसला होना चाहिए। लेकिन ये सब संविधान में चीजें दी हुई हैं, संविधान में अगर ऐसा सब कुछ दिया हुआ है,
हालांकि फैसला हाईकोर्ट का बेशक आ गया है, लेकिन अगर संविधान में दिया हुआ है तो फिर आगे फिर दोबारा से बहुत कुछ चेंज करने की जरूरत पड़ेगी इसमें। बेशक आप कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। संत कुमार जी, तो लगता है संपर्क टूट गया है। मेरा यही सवाल निशांत सिंह के लिए है। निशांत सिंह जी, आप किस तरीके से देखते हैं जब संविधान में ये सारी बातें दी हुई हैं, हालांकि जो अब ये फुल बेंच का फैसला आ गया, लेकिन इसके बाद बहुत चीज बदलनी भी पड़ेगी अगर ये फैसला बरकरार रहता है, सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाता तो? देखिए, ऐसा है कि संविधान में जहां तक हर सरकार अपनी सुविधा के अनुसार अमेंडमेंट्स करती रहती है, संविधान में नहीं होता, और संविधान हम अपनी मर्जी के हिसाब से तोड़ मरोड़ लेते हैं। कोई मैं नहीं मानता कि इसमें बहुत बड़ी कोई दिक्कत आएगी कि कल को किसी चेयरमैन को हटाने या बनाने के लिए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जब ऐसी कोई समस्या आती है तो उसके लिए बहुत बड़ा कोई फर्क पड़ेगा। कुछ भी नहीं है, माइनर सी बात है कि वो दो लोग जो राजनीतिक तौर पर जैसे कह दिया कि कल को गवर्नमेंट, यहाँ भाजपा की गवर्नमेंट हरियाणा में अमेंडमेंट ले आए तो कानून बन गया, इसका मतलब हटा दिया जाए तो कानून खत्म हो गया। अब हमारे देखो प्रदेश के माननीय हाई कोर्ट की फुल बेंच ने कोई फैसला दिया है कि एक किसी उसका जो है ना पार्लियामेंट का मेंबर है तो दूसरी एक क्या नाम म्यूनिसिपैलिटी का या नगर परिषद का मेंबर कैसे हो सकता है, उसको मानना चाहिए। अगर कोई एमएलए है, वो एमएलए है, वहां मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर है, असेंबली का बनता है, तो वहां आकर के क्या करेगा? तो ये कहने का मतलब ये है कि कोई यहाँ दिक्कत वाली बात नहीं मानते हम कि कोई दिक्कत आएगी। संविधान में अमेंडमेंट भी होती रही है, अमेंडमेंट खत्म भी होती रही है, पर ये फैसला बिल्कुल सही है। मेरा ख्याल है कि इससे कुछ जो समस्याएं खड़ी होती हैं, पॉलिटिकल लोग अपना लाभ उठाते हैं, वो चीजें खत्म होंगी। ठीक है, वो चीजें खत्म होंगी और खत्म होनी चाहिए, ये सभी राजनीतिक दल अभी फिलहाल कह भी रहे हैं, लेकिन पहले ऐसा चलता है। विशाल सेठ साहब, आपको क्या लगता है कि पहले वाकई में ही इस चीज का दुरुपयोग होता था, ये जो एक एक वोट है जो अब नहीं हो पाएगा? देखिए, दुरुपयोग की बात नहीं मैं कह रहा हूं, पहले तो आप इस बात समझिए, ये दुरुपयोग या उपयोग वाली बात नहीं है। बात सीधी सी बात यह है कि जब हम किसी कोई नगर परिषद का या निगम का चुनाव करवाते हैं, लोग जो मैंडेट देते हैं वो विधानसभा के और लोकसभा के मैंडेट से ये वाला मैंडेट चेंज हो जाता है। ये एक बड़ा, देखिए हमारे यहां पर जिस प्रकार का ये फेडरल सिस्टम है, हमारे, मैं पहले भी आपको कहा, केंद्र में सरकार और होती है, स्टेट में कोई और होती है। एमपीज का स्टेट के अंदर इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए ना जी। इसी प्रकार से अगर एक नगर निगम के लिए कोई मैंडेट मिला है किसी को, उसका विधानसभा के चुनाव के साथ उसके इंटरफेरेंस होकर उस मैंडेट को बड़े आराम से चेंज हो जाता था। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। जनता की भावनाएं जो थी, जिस उसके लिए नगर पालिका के लिए, नगर परिषद के लिए जो उन्होंने चुना, जो जिन लोगों को चुन के उन्होंने उस हाउस को बनाया, उस हाउस के अंदर डिविएशन किसी और चुनाव का इंप्रेशन उसके ऊपर आए, ये करेक्ट नहीं है। ये मेरा तो मानना ये है, इसका दुरुपयोग या उपयोग वाली बात नहीं है। ये मतलब ये एक कॉमन सेंस से ठीक बात नहीं लगती है। ठीक है, दौलत इमान साहब आपके पास आते हैं। दौलत इमान साहब, पहले जो केस हुए हैं ऐसे, उनके बारे में थोड़ा जानना चाहते हैं आपसे। बताता हूं, 2 केस। हाँ, 2003 में जब पंचकुला नगर परिषद का चुनाव हुआ जनवरी में, ठीक है, 19 जनवरी को, उसके बाद इनका जो प्रधान चुना गया था, उस वक्त क्योंकि लोकदल की सरकार थी और लोकदल टिकट पे उसके मेंबर्स नहीं लड़े थे, उसके बावजूद सीमा चौधरी प्रधान बनी थी। ठीक है, और सभी मेंबर जो हैं पार्षद, उन्होंने सबने उनको शायद यूनानिमस उस वक्त चुना गया था कि भाई हमारा सर्वसम्मति से सीमा चौधरी प्रधान है। ठीक है, और वो प्रधान जो उस वक्त की और चुनी गई थी। 2005 मार्च को हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आ गई। एमएलए, हालांकि वो पहले भी कांग्रेस के थे, यहाँ पर बाद में भी कांग्रेस की रहे, लेकिन एक कारण बताते तो सरकार बदलने का असर क्या पड़ा था। ठीक है, सीमा चौधरी के खिलाफ एक अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, तो वो अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया। हालांकि वो फिर कोर्ट में गया मामला, कोर्ट में फिर वही कहा कि वहां के जो लोकल एमएलए थे, उस वक्त वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी थे, और वो वहां पर दबाव डला, ये डला, वो सारी बातें, वो दोबारा सीमा चौधरी फिर वो कोर्ट से जीत के वापस आई भी वहां, एक बार फिर दोबारा प्रधान बनी। ठीक है, दोबारा फिर उनको हटाएगा। पर लेकिन मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा था, दूसरा इशू जो है, थोड़ा हम दर्शकों को भी ये स्पष्ट करें, बिल्कुल, कि कंफ्यूजन ना हो।
जो प्रावधान है संविधान में, और उसमें यह कहा गया है कि राज्य सरकार, हर राज्य सरकारों के पास ये जो हमारा स्थानीय निकाय का और पंचायती राज प्रतिनिधि का राज्य सरकारों को अधिकार दे रखा है। मोटा मोटा फैसला किया संविधान में, फिर उनके रूल्स और वो करने के लिए यहाँ पर राज्य सरकारों को अधिकार दे रखा है। हरियाणा ने बार बार इसमें अमेंडमेंट करते रहे। आज की खंडपीठ ने जो फैसला सुना उसमें इनका अमेंडमेंट शुरू से लेके किया है कि पहले ये था, फिर किया, फिर बाद में ये किया, फिर बाद में ये किया। जैसे रावल साहब ने बताया कि 4 प्रकार की कैटेगरी बताई है। चौथी प्रकार की तो हमारे यहाँ है नहीं, मेंबर जो है विधान परिषद वाले। एक जो है स्पेशल कैटेगरी के लोग, जैसे जिसको प्रशासन का अनुभव या कुछ और हो, वो मेंबर बन सकता है। दूसरा जो एमपी और एमएलए हैं ये उसमें मेंबर बनेंगे। प्रावधान ये रखा था कि जो स्पेशल कैटेगरी के लोग हैं वो तो चुनाव उसमें कहीं पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकते किसी प्रकार से। पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वोटिंग राइट नहीं, वोटिंग के लिए नहीं, इलेक्शन के लिए भी नहीं वो खड़े हो सकते, खड़े नहीं हो सकते इलेक्शन। हाँ। और जो दूसरे लोग हैं एमपी और एमएलए, ये वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के लिए खड़े नहीं हो सकते। और इनका इस मामले पे राज्य सरकार के ऊपर छोड़ दिया कि वो कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं वोटिंग के लिए। ठीक है। अल्टीमेटली जो बड़े जज का फैसला, बड़ी खंडपीठ का फैसला जो पिछले वाला जिसको बदला है, उसमें उन्होंने कहा कि ये क्लैरिटी नहीं है और हम ये ड्राइव करते हैं। उसमें जो खंडपीठ ने कहा कि इनको वोटिंग राइट है लड़ने में, क्योंकि बड़े उससे बन के आए हैं, इनको बहुत सारा अनुभव है एमपी एमएलए को प्रशासनिक दृष्टि से भी, और इनको इलेक्टेड मेंबर के तरीके से माना जाना चाहिए, वोटिंग का राइट दे रखा है। लेकिन आज जो खंडपीठ ने फैसला दिया उसने कहा कि लार्जर बेंच ने भी कुछ चीजों का ध्यान नहीं रखा। ठीक है। और उसमें सुप्रीम कोर्ट के 4 फैसलों का जिक्र करते हुए कहा कि कोर्ट का फैसला, कोर्ट जो है, हम हाई कोर्ट, वो कानून का बना नहीं सकती। कानून में जो लिखा है और स्पष्ट लिखा है, जिसमें एम्बिग्युइटी कोई नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट लिख रखा, उसका उल्लेख करना है, उसको क्लैरिटी से करना है। और पिछली जो पूर्ण खंडपीठ थी, बड़ी बेंच थी, जो ये फैसला था, उसने अपने पास से कुछ मामलों को ड्राइव कर लिया। ठीक है। कि उसका मीनिंग ये निकल रहा, मीनिंग नहीं कहता, कोर्ट मीनिंग नहीं निकाल सकती, कोर्ट क्लैरिफाई कर सकती है। और वो क्लैरिफाई था कि इनको वोटिंग राइट एमपी और एमएलए को नहीं होगा। ठीक है। आज की पूर्ण खंडपीठ के फैसले में भी इनको सिर्फ वोटिंग का राइट के लिए कहा है कि वोटिंग राइट नहीं कर सकते, मेंबर बनने के लिए कोई रुकावट नहीं है। ठीक है। मेंबर ये आज भी बनेंगे, मीटिंग में भाग लेंगे, जो डेवलपमेंट के जो वहां पर एजेंडा होगा उसमें भी भाग लेंगे, अपनी राय भी रखेंगे, लेकिन प्रधान और उप प्रधान को हटाने या बनाने के लिए इनको वोटिंग राइट नहीं रहेगा। ठीक है। संविधान में वो जो मेंबर्स बनाने का जो प्रावधान कर रखा है वो अभी भी वैसे का वैसे रहेगा। ठीक है। केवल इनको वोटिंग राइट, जो इनको जैसे अभी चुनाव आने वाले हैं हरियाणा में, वो अब तो फिर नए बनेंगे। हाँ। नए बनने के बाद एमपी और एमएलए भी वहां पर अपना वोट डाल के, अगर किसी में, जैसे क्योंकि अभी बीजेपी भी लड़ेगी, अपने चुनाव चिन्ह पे लड़ती है, कांग्रेस भी लड़ेगी, आईएनएलडी भी लड़ेगी, और हो सकता है कोई और पार्टी भी लड़ ले, और ऐसी स्थिति पैदा हो कि 2 एमएलए और एमपी के वोट से प्रधान बनता हो। ठीक है। तो अब वो बन नहीं पाएगा, वो नहीं होगा। हाँ, वो नहीं होगा। रविंद्र रावल साहब, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि ये संविधान में ऐसा सब कुछ प्रावधान है, ऐसा लिखा हुआ है, इसका शुरुआत तो फिर कहें कि हरियाणा से हुआ है ये जो फैसला आया है, और अगर कल को किसी दूसरी स्टेट का होता है तो वहां फिर हमारे हाईकोर्ट का ये हवाला दिया जाएगा कि ऐसा वहां पर है, तो फिर वहां पर भी चेंज हो सकता है। इसी में थोड़ा सा माइंड करते हैं, रावल साहब से वो और क्लैरिफाई करवाऊंगा। हाँ। ये थोड़ा चंडीगढ़ को भी जानते हैं। हाँ। चंडीगढ़ नगर निगम में नॉमिनेशन है, नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं। ठीक है। वो वहां के मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर के चुनाव में पूरी तरीके से भाग लेते हैं, वोटिंग क्रॉस वोटिंग करते हैं। हाँ। और हरियाणा के नगर निगम अधिनियम में ऐसा नहीं है। ठीक है। हरियाणा के लोग ये बार बार, या चंडीगढ़ के लोग भी बार बार करते हैं कि चंडीगढ़ में भी ऐसा प्रावधान क्यों है, उसको भी अमल किया जाए। तो रावल साहब उस पर भी अगर जानकारी डाल सके तो वो भी दे सकते। आगे मतलब दूसरे किस तरीके से राज्यों में या ऐसा चेंज होगा? देखिए, जहां तक जजमेंट की बात है, हाँ। जब भी कोई जजमेंट ऐसा कोर्ट ऑफ जुडिकेचर जो हरियाणा या किसी कोर्ट जो हाई कोर्ट जजमेंट पास करती है, ठीक है, उसका इम्पैक्ट थ्रू आउट इंडिया उसको एक लॉ के रूप में देखा जाता है कि हरियाणा, पंजाब एंड हरियाणा ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये कहा, वो अदर हाई कोर्ट्स भी उसको फॉलो करते हैं। ऑल्दो बाइंडिंग नहीं होता दूसरी हाई कोर्ट में, ठीक है, लेकिन हाँ। वो रेफरेंस के लिए उनको उसमें सामने रखा जाता है। ठीक है। अभी दीवान साहब कह रहे थे चंडीगढ़ में भी, बल्कि चंडीगढ़ में तो एक स्टेप हम आगे गए हैं। क्या है वहां, जहां संविधान ने ये बार किया है कि नॉमिनेटेड स्पेशल नॉलेज वाले मेंबर जो नॉमिनेट होंगे उनको वोटिंग राइट नहीं होगा, लेकिन चंडीगढ़ में पिछले 15 साल से जब से वहां वोटिंग राइट दिया गया है, जबकि वो संविधान के विरुद्ध है और 15 साल से प्रैक्टिस चल रही है वहां पे। उसके अगेंस्ट कोई कोर्ट नहीं गया, उसके अगेंस्ट मामला लास्ट इलेक्शन के टाइम पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में गया था। ठीक है।
मुझे उसका स्टेटस नहीं पता क्या हुआ, ठीक है। लेकिन अभी भी इस जजमेंट में एक ग्रे एरिया, जैसे अभी बात कर रहे थे कि क्या उन मेंबर्स को खाली प्रधान और उप प्रधान चुनने के लिए या हटाने के लिए वोटिंग राइट नहीं होगा, क्या बाकी वोटिंग राइट मींस जब आप हाउस में कोई डेवलपमेंट का एजेंडा लेके आए हैं उस पे हमें वोटिंग करानी पड़ती है, तो क्या उनको वोटिंग राइट रहेगा नहीं रहेगा, उस पे मुझे लगता है कि माननीय उच्च न्यायालय ने अभी कोई बात नहीं की, लेकिन वो बड़ा इशू है, बड़ा इशू भी, क्योंकि वोटिंग राइट पार्शियलिटी में नहीं हो सकता कि आपको इस काम के लिए वोटिंग राइट है, इस काम के लिए वोटिंग राइट नहीं, आइदर ये टोटो में होगा या बिल्कुल नहीं होगा। तो मैं जहां तक कह रहा हूं कि अभी तक ये जो फैसला है वो सभी के लिए मान्य है, स्वीकार्य है, लेकिन अगर ये मानना ये फैसला माननीय उच्च सुप्रीम कोर्ट जाता है, मान लो प्रार्थी वो लोग जाते हैं, तो मुझे इस बात का है कि कुछ ना कुछ इस पे संवैधानिक रूप से इसकी और जो है विवेचना हो पाएगी या इसको एलिब्रेशन और हो पाएगी, क्योंकि ये मामला खाली पंचकुला हरियाणा के लिए नहीं है, इसका इस जजमेंट का असर सारे भारतवर्ष में संवैधानिक रूप से आज इसकी बात हो रही, कल पंचायत में यही हाल है, उन पे जिला परिषद में यही हाल है, उन चीजों में होने वाला है। इवन जैसे तो ये खाली राजनीतिक असर की बात नहीं, ये संवैधानिक बात है, और हरियाणा अगर ये जजमेंट ऐसी रहती है तो हरियाणा म्युनिसिपल एक्ट में भारी बदलाव करना पड़ेगा। इवन के जो कि हमारा पंजाब हरियाणा कोर्ट पंजाब हरियाणा को भी देखता है, चंडीगढ़ को भी देखता है, ठीक है। मुझे लगता है जो चंडीगढ़ का जो इशू है वो भी कहीं ना कहीं कोरिलेट करके इसको देखा जा सकता है, ठीक है। और पंजाब में भी बहुत सारी म्युनिसिपैलिटीज में ये वोटिंग राइट का तो ये कम से कम हरियाणा और पंजाब चंडीगढ़ में तो लागू हो ही गया, अंटिल अनलेस ये सुप्रीम कोर्ट में स्टे ना लगे, क्योंकि 5 जजों का फैसला फुल बेंच इसको लिखा गया है, और फुल बेंच बहुत बड़ी बेंच होती है जो केवल सुप्रीम कोर्ट ही उसमें कुछ अपनी टिप्पणी कर सकता है या उस पर कोई भी फैसला ले सकता है। तो जब तक ये सुप्रीम कोर्ट से कुछ नहीं होगा तो हरियाणा पंजाब में तो लागू हो गया। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट जब भी कोई जजमेंट आती है, अगर वो कहीं उससे सुपीरियर कोर्ट में चैलेंज नहीं होती, तो दैट अटेन्स फाइनलिटी, वो जजमेंट फाइनल हो जाती है। आज ये जजमेंट अंटिल अनलेस इट इज चैलेंज इन द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, तब तक ये फाइनलिटी रहेगी। जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे, इसका प्रभाव जो ज्यूरिडिक्शन ऑफ स्टेट पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ की उस पर आज ये लॉ, इट्स अ लॉ, ठीक है। मतलब मामला रावल साहब दूसरा था जो प्रधान वाला, लेकिन ये हाईकोर्ट ने अपने तौर पर ये डिसीजन लिया है। मैंने जैसे आपको बताया था, ऐसा नहीं है। मामला जो बेसिक बात गई थी वो जो मैंने भी जजमेंट देखी है अभी, वहां जो प्रेसिडेंट ने कहा कि ये मुझे जो हटाया गया है वो लेस देन 2/3 मेजोरिटी से हटाया गया है। अगर वो एमएलए और एमपी के उसको वोट की बात नहीं कर रहा, वो एमएलए और एमपी की संख्या को काउंट किया जाता, टोटल काउंट किया जाता, 13 + 2 15 किया जाता, तब मुझे हटाने के लिए 10 वोट चाहिए थे, चाहे वो इलेक्टेड दूसरे वाले मेंबर डालते या एमएलए एमपी डालते। सवाल इसका डिफरेंशिएट नहीं था, उसका सिर्फ क्वेश्चन बेसिक था कि मुझे कम नंबर से 2/3 से कम हटाया गया, बेसिक क्वेश्चन ये था। मतलब उसका तो बाद में फैसला होगा, ये फैसला हो रहा है। ये बड़ी बेंच पे इसलिए भेजा था कि मामला बड़ा मामला, क्योंकि इसके ऊपर ही आधारित है जो फैसला है। अगर देखा जाए उसका फैसला भी आएगा, पर और फुल कंटेस्ट में देखा जाए तो उसका तकरीबन यही लग चुका है, क्योंकि वो इलेक्टेड मेंबर जो हैं उन्हीं में से 9 ने हटाया था, ठीक है, और सिंगल जज ने के फैसले में उसको सही ठहराया था, ठीक है। तो बड़ा मामला तो सिर्फ इसलिए कोर्ट ने अपने पास से नहीं कहा, डबल बेंच में जिसमें अपील सुनी जा रही है उसने बड़ी बेंच को कहा कि इस पर क्लैरिटी करके दो, ठीक है। मैं क्वेश्चन था क्या, सिंगल बेंच ने संजीव कुमार वर्मा के अगेंस्ट उसकी जो पिटीशन थी उसको रद्द करते हुए कहा था, ठीक है। वो उन्होंने एलपीए में गए, उनके राइट था, उसमें गए, तो जो डबल बेंच में मामला गया, डबल बेंच के सामने जो फुल बेंच 3 बेंच कृष्ण कुमार सिंगला जी का मामला आया, तब उस क्वेश्चन को डिसाइड करने के लिए डबल बेंच ने ये मामला रेफर किया 3 जजों की बेंच। जब 3 जजों की बेंच बैठी तो उन्होंने कहा कि ये कंटेरिया की 3 वो भी फुल बेंच 3 जजों की थी, और बड़ा इसलिए ये उचित रहेगा कि हमारे से बड़ी लार्जर बेंच जो है फैसला। तो 5 जजों की जो ऑनरेबल बेंच थी उन्होंने ये फैसला 11 तारीख को दिया है, प्रनाउंस किया, तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि दीज वर द लॉ पोर्ट्स, उसने डिसाइड किया। तो अब जो यही ऑलमोस्ट फैसला वो यही रहेगा कि डिवीजन बेंच के अलग कहां जाएगा, लेकिन जब भी फैसला आएगा वो तब की क्या हो गया ऑलमोस्ट आज इट्स अ सेटल्ड लॉ। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने एक लॉ सेटल किया है विद रिगार्ड टू नॉमिनेटेड मेंबर्स फ्रॉम इलेक्टेड और नॉन इलेक्टेड। उन्होंने जो एक्ट का जो बदलाव की बात कर रहे हैं वो सरकार बदलाव करेगी कि म्युनिसिपल एक्ट की बात आ रही है। ये जो इसके बाद हरियाणा सरकार को हरियाणा म्युनिसिपल एक्ट 1973 सेक्शन 9 सेक्शन 21
रूल 72, ठीक है, इन सब में बदलाव करना पड़ेगा, कीपिंग इन व्यू द जजमेंट पास बाय ऑनरेबल हाई कोर्ट। ठीक है, संत कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए। संत कुमार जी, आपने पूरा सुन लिया, हमारे साथ एक्सपर्ट भी बैठे, जिस तरीके से वकील साहब खुद बैठे हैं वो सारा बता रहे हैं। संत कुमार जी भी एडवोकेट हैं। संत कुमार जी आप भी एडवोकेट हैं, नेता रहे हैं पूर्व में, आप बताएंगे कि बदलाव तो बहुत कुछ करना पड़ेगा संत कुमार जी, अगर इसको चैलेंज नहीं किया जाता, ये जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट में, तो उसके बाद म्युनिसिपल एक्ट में जिस तरीके से रावल साहब कह रहे हैं कि सरकार को उसमें बहुत बदलाव करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए एक नई स्थिति पैदा हो गई है जहां पे 2/3 मेजोरिटी एमएलए और एमपी को मिलाकर के होती थी, अब वो 2/3 मेजोरिटी केवल निर्वाचित सदस्यों के द्वारा ही होगी। ठीक है, और 2/3 मेजोरिटी से ही चेयरमैन को बदला जा सकता है। हाँ, तो ऐसी स्थिति में सरकार ने ये तो करना पड़ेगा कि भाई जो 2/3 मेजोरिटी है उसमें जो हमारे नॉमिनेटेड मेंबर हैं उनको काउंट नहीं किया जाएगा। जो सरकार जो फैसला कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने दिया है, ठीक है, उसका ऑनर हम सब ने करना चाहिए। वो भाई ये जैसे धीमान साहब ने बताया ना, हाँ, ये बहुत ही बढ़िया फैसला है और उसने हर पहलू को टच किया है पूरे तरीके से। ठीक है, और प्रदेश के अंदर स्थायित्व लाने का काम किया है। हम रोजाना राजनीतिक लोग होते हुए हम जानबूझ करके अपने इंटरेस्ट में कि अब हमारी सरकार आई है, विरोध पक्ष की कमेटी बनी हुई है, क्यों ना उसको तोड़ने का काम करे। हम ये काम करते थे, चाहे वो किसी भी पार्टी के लोग थे। तो उसको के लिए ये एक अच्छा कदम आया है हम लोग थे सरकार में उसमें पूरी बेंच ने। ठीक है, और इसमें जो नियम कायदे कुछ बदलने पड़ते हैं वो असेंबली में ला करके सरकार बदलने का काम करेगी। ठीक है, चलिए विशाल सेठ साहब, आप सरकार की जिम्मेदारी बनेगी अगर ये ऐसा रहता है, ये जो फैसला है, तो निश्चित तौर पर आपकी सरकार को यह मौका मिलेगा कि नया जो एक्ट है वो आप बनाएंगे। बिल्कुल, जो अपना ये माननीय फुल बेंच ने किया है फैसला, उसको सरकार लागू करेगी, क्यों नहीं करेगी, बिल्कुल करेंगे। तो मतलब आप नए एक्ट के लिए भी फिर आपको फिर बहुत कुछ करना होगा उसके। हाँ, एक्ट के लिए डेफिनेटली एक्ट के अंदर बदलाव लाने पड़ेंगे। जो बदलाव जो लाने पड़ेंगे उसके लिए जो भी प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी, जो भी संवैधानिक प्रक्रिया है वो अपनाई जाएगी, उसको लागू किया जाएगा। ठीक है, निशांत सिंह जी हमारे साथ बने हुए। निशांत सिंह जी से एक आखिरी सवाल है। निशांत सिंह जी, जिस तरीके से रावल साहब बता रहे हैं, ये बड़े अच्छे से जानते हैं इस पूरे मामले को कि बहुत कुछ बदलाव करना पड़ सकता है। ये मामला अगर चैलेंज नहीं होता है तो निश्चित तौर पर एक कानून बन गया ये, उसके बाद वो जो अमेंडमेंट करना पड़ेगा, जो म्युनिसिपल एक्ट है उसमें अमेंडमेंट करना पड़ेगा, तो नए सिरे से ये नया कानून बनकर आएगा। निशांत सिंह जी, तो लगता है निशांत सिंह जी हमारे साथ नहीं है। तो ये हमारा जो आज का मुद्दा था कि हाईकोर्ट ने जो फैसला सुनाया है 5 जजों की खंडपीठ ने कि एमपी एमएलए को एक वोट का अधिकार था। जब भी जो प्रधान उप प्रधान चुने जाते हैं नगर पालिका नगर परिषद के, तो उनको चुनना और उनके हटाने में उनका एक अहमियत होती थी वोट की, वो अब नहीं रहेगी। तो ये संविधान में पहले दे रखा है। ये पूरा जो फैसला है पूरे देश में आगे जाकर इसका इंपैक्ट होगा, इसका प्रभाव रहेगा। तो निश्चित तौर पर जो मौजूदा जितने भी लोग हैं राजनीतिक से जुड़े हुए हैं, उनका कहना है कि हां ऐसा होना चाहिए, जो चुनकर आए हैं पार्षद सिर्फ उन्हीं को ही अधिकार होना चाहिए। मामले ऐसे पहले 2-3 आए हैं। बीच में थोड़ा सा और बोलते हुए, बिल्कुल, क्योंकि जो एमएलए और एमपी हैं इस वक्त के, हाँ, आज हम उनको चाह रहे थे कि वो जुड़े, लेकिन उपलब्ध नहीं हो पाए। लेकिन अगर एमएलए और एमपी से हम पूछें, तो वो ये कहेंगे कि उनका एक अधिकार जो वंचित हो गया है, वो चाहेंगे कि उनकी इंटरफेरेंस भी रहनी चाहिए, उनको वोट का अधिकार देना चाहिए। सिटिंग एमएलए और जैसे हरियाणा के 7 नगर निगम एक तरफ बने थे, फरीदाबाद और गुड़गांव के अलग अलग उनके वोट पड़े हैं, उनमें नगर जो मेयर हैं, सीनियर डिप्टी मेयर है, हालांकि उनमें एमपी और एमएलए को हटाने और बनाने में उनका योगदान नहीं है, वो पहले से अमेंडमेंट है उसमें। लेकिन वो जैसे माला में 3 एमएलए जो हैं वो मेंबर हैं, एक एमपी, 4 मेंबर हो गए। ठीक है, जब उनकी बैठक होती है तो उसमें वो काउंट करते हैं, मैटर रखते हैं। बिल्कुल। तो एक प्रकार से अगर इनसे हम वैसे पूछें तो शायद इनको अच्छा नहीं लगेगा। बिल्कुल, ऑफ द रिकॉर्ड शायद ये जो नए अभी जो मौजूदा एमपी एमएलए उनको शायद ये फैसला अच्छा नहीं लगेगा निश्चित तौर पर। तो आज इस खास चर्चा में सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। इस खास चर्चा में इतना ही, लेकिन आप बने रहे हेमंत तहलका हरियाणा के साथ।